बच्चों हमारा अध्याय चल रहा है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव चल रहा है, अपन स्थिर विद्युत विभव पढ़ रहे हैं और लगभग हम अंत पे आ चुके हैं। हमने इससे पहले स्थिर विद्युत विभव के बारे में काफ़ी कुछ देख रखा है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पराविद्युत तथा ध्रुवण। पराविद्युत शब्द को पढ़ने से पहले आपको चालक और कुचालक के बारे में आना चाहिए। तो जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने चालक और कुचालक का मतलब होता है विद्युत रोधी, जिसे हमने विद्युत रोधी कहा था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आपको वहाँ बताया था कि चालक में क्या होता है। चालक क्या होता है, अपने में से आवेश को प्रवाह होने देता है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होने देता है। ये भी पता है आपको, अपने पास कोई नाभिक है, उस नाभिक में क्या होता है, नाभिक के अंदर जहाँ नाभिक है वहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश का प्रवाह हो पा रहा था, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन कुचालक जो पदार्थ होते हैं, जिसे विद्युत रोधी भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध अवस्था में होते हैं। तो बद्ध अवस्था में होने के कारण वो क्या होते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं। और जब वो मुक्त नहीं हो पाते तो उनमें क्या होगा, विद्युत का प्रभाव नहीं हो पाता, आवेश का चालन नहीं हो पाता है। विद्युत रोधी पदार्थों में से एक पदार्थ आता है जो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, पराविद्युत। ठीक है, पराविद्युत, विद्युत रोधी जो पदार्थ है या कुचालक, उनको पराविद्युत भी कहते हैं। पराविद्युत क्या होता है, स्वयं में से आवेश को प्रवाह तो होने नहीं देता, यानी आवेश का प्रवाह नहीं करता है वो, लेकिन क्या करता है, विद्युत का भी प्रवाह नहीं करता, लेकिन विद्युत प्रवाह को दिखाता है। उसको हम क्या कहते हैं, पराविद्युत कहते हैं। यानी विद्युत प्रवाह क्या होता है, उसमें प्रदर्शित होती है, उसको आप क्या कहेंगे, पराविद्युत कहेंगे। ऐसे पदार्थ क्या होंगे, पराविद्युत कहलाएंगे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं। यदि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो आप हेडिंग डालिए आज पराविद्युत माध्यम। जो स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हुए वो कृपया करके आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं और साथ के साथ क्या करें, आप नोट्स बनाते रहें। तो आप हेडिंग डालिए पराविद्युत माध्यम कि पराविद्युत माध्यम क्या होता है। तो हम पहले क्या करें, इसकी डेफिनेशन बताएं कि पराविद्युत माध्यम होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हो गया कि पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देते, विद्युत को प्रभावित नहीं होने देते हैं, किंतु विद्युत प्रवाह का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। यानी स्वयं में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देते, यानी आवेश के वाहक तो नहीं होते, वो आवेश के वाहक नहीं होते, लेकिन क्या होता है, विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं, समझ गए। और या फिर उसे पराविद्युत माध्यम कहते हैं। क्लियर है? ऐसे माध्यम या ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता हो लेकिन विद्युत का प्रभाव दिखाई देता हो, प्रभाव बोलो, इफेक्ट्स, प्रदर्शन होता हो, यानी इफेक्ट्स और प्रवाह का मतलब दोनों में अंतर है। इस बात का ध्यान रखना, एक शब्द मैं बोल रहा हूँ प्रवाह और एक बोल रहा हूँ प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है इफेक्ट्स, है ना, समझिए बात को। प्रवाहित तो नहीं होने देता लेकिन उसका क्या करता है, प्रभाव का यह प्रदर्शन करता है। साथ में इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। या फिर आप ये माने कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, लगभग नगण्य होती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना के बराबर है, जनरली होता ही नहीं है, और अगर हुआ भी तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, तो जिससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं या पराविद्युत माध्यम क्या होते हैं, तो वहाँ हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देते, विद्युत को प्रभावित नहीं होने देते, लेकिन वो क्या करते हैं, विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे पदार्थों को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। साथ में आप क्या कहेंगे, ये भी लिख देंगे, इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अभाव होता है अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबोनाइट, कांच, मोम, कागज, तेल, अभ्रक, ये सारे क्या हैं, पराविद्युत पदार्थ हैं। तो उदाहरण के लिए हम पराविद्युत पदार्थ भी बता देंगे। परीक्षा में जब भी किसी भी चीज़ की परिभाषा पूछी जाती है तो हम परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, परिभाषा लिखते हैं और उसके उदाहरण भी देख के आते हैं, तो अब जाके आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स देते हैं। तो अपने से पूछा जाए पराविद्युत पदार्थ से क्या समझते हो, पराविद्युत माध्यम क्या होता है, पराविद्युत किसे कहते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ अपने को लिख के आनी है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, जब हम क्या करें, इन पराविद्युत माध्यमों को क्या करें, ये विद्युत रोधी हो गए, एक तरह से क्या हो गए, कुचालक हो गए, लेकिन जैसे ही हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं।
बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। कोई भी विद्युत क्षेत्र लाते हैं तो ध्रुवित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था कि जब कंघी को हम बालों से रब कर लेते हैं और उसको कागज़ के पास लेके जाते हैं, तो कंघी तो क्या थी, आवेशित थी, लेकिन कागज़ तो क्या है, निरावेशित है। कागज़ क्या है, विद्युत रोधी है, कुचालक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही लेके आए तो विद्युत क्षेत्र मिला। कंघी के कारण क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र मिला, और विद्युत क्षेत्र मिलने के कारण कागज़ के जो धन और ऋण आयन थे वो क्या हो गए, ध्रुवित हो गए। धन एक तरफ हो गया, ऋण क्या हो गया, एक तरफ हो गया, ध्रुवित हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब वो कागज़ जो है वो क्या है, इफेक्ट दिखाने लग गया ना, इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखाने लग गया। जब वो कागज़ इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखाने लगा तो इसका मतलब वो कागज़ कैसा है, परावैद्युत है। तो परावैद्युत की ये प्रॉपर्टी और हो गई, क्या हो गई कि जो पदार्थ जो हैं विद्युत रोधी हैं उनको बाह्य क्षेत्र में रखे हैं तो उस पर क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। यानी कोई विद्युत रोधी पदार्थ बाह्य क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाता है तो वो क्या होता है, परावैद्युत कहलाता है। ये बात भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अपन को ये पता ही है कि आपका कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रारंभ में क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं। प्रारंभ में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। उनमें क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश होता है। ये तो अपन को पता ही है, वो चक्कर काटते रहते हैं, है ना। लेकिन जब वो चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनका द्रव्यमान केंद्र होता है। ठीक है, उनका क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। उन द्रव्यमान केंद्रों के लिए हम चर्चा करते हैं आवेश का केंद्र। अगले टॉपिक डालिए आप, आवेश का केंद्र। ठीक है, आवेश का केंद्र क्या होता है, जब भी देखो अपने पास ये मान लो अपने पास नाभिक है। ठीक है, इसमें अपने पास क्या है, ये प्रोटॉन है, ये तो क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो तो यहीं होगा। ठीक है, बाहर की ओर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अपन किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये घूमता यूँ रहता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो भी क्या होता है, केंद्र पे ही आता है, पास में ही आता है। यानी कुल मिला के कुछ अणुओं में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पे होने का मतलब है संपाती। अगर दो चीज़ें एक पे ही आ जाए ना तो उसको संपाती कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक बिंदु है ए, ठीक है, अपने पास क्या है बिंदु, एक ए बिंदु है। ठीक है, और मैंने क्या किया, ए बिंदु के बाद मैंने एक दूसरा बिंदु और ले लिया, बी। पहले तो क्या था, ए और बी को मैंने यहाँ रख दिया। अब क्या देख रहे हो, पीला वाला निशान गायब हो गया ना, काला वाला आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लैक वाला और येलो वाला दोनों क्या है, संपाती हैं। ठीक है, दोनों क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब ये होता है एक दूसरे पे आ जाते हैं। दोनों अगर संपाती हैं तो उसकी बीच की दूरी क्या होगी, जब संपाती होंगे तो बीच में बिल्कुल ही दूरी नहीं होगी। बीच की दूरी क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये मतलब होता है संपाती का। समझ गया संपाती की बात, था समझ गया संपाती का मतलब। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेडिंग डालिए आप, आवेश का केंद्र। क्या होता है आवेश का केंद्र, यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर समस्त आवेश को केंद्रित माना जा सकता है। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि आवेश का केंद्र क्या होता है तो हम ये कहेंगे ऋण आवेश और धन आवेश, दो ही प्रकार के आवेश हैं अपने पास, उनका केंद्र जहां होता है उसे हम आवेश का केंद्र कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसा बिंदु जहां पर समस्त आवेश को केंद्रित माना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, आवेश का केंद्र कहेंगे। यह बिंदु क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र से संपाती होता है। इस प्रकार प्रत्येक अणु के आवेश क्या होते हैं, दो केंद्र होंगे। प्रत्येक क्या होंगे, दो केंद्र होंगे जहां पे द्रव्यमान क्या हो, संपाती हो। भाई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र और प्रोटॉन का द्रव्यमान केंद्र लगभग एक जगह ही होता है। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा मैंने लगभग शब्द क्यों यूज किया। तो दो तरह के हो जाएंगे, धनावेश का केंद्र आएगा एक तो, और एक क्या आएगा, ऋण आवेश का केंद्र आएगा। ठीक है, इन केंद्रों के संपाती होने और ना होने से इसके हिसाब से हमने क्या किया, परावैद्युत पदार्थों को दो भागों में बांटा है। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत। यहाँ पे थोड़ा सा विराम देना चाहूँगा। हमने अध्याय 1 में भी ध्रुवण और ध्रुवण के बारे में पढ़ा था, वहाँ भी क्या था पढ़ा था अपने, तो वहाँ पे कण की बात कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। वहाँ पे हमने क्या किया, कण की बात की, अणु की बात की, यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे पदार्थ की बात करेंगे। तो अब तक अपन ने क्या देखा कि परावैद्युत क्या होता है, बता दिया मैंने आपको। परावैद्युत क्या होता है, विद्युत का प्रवाहित तो नहीं होती लेकिन प्रवाह होता है ना, इफेक्ट्स होता है उसके अंदर। ठीक है, साथ में हमने ये भी देख लिया छोटी सी बात कि आवेश का केंद्र है ना। आवेश का केंद्र का मतलब नाभिक में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, उसी बिंदु पर पाया जाता है।
ठीक है। आवेश के केंद्र क्या होंगे अपने पास, धनायन का भी होगा और ऋणायन का भी होगा, तो धनावेश का केंद्र होगा, ऋणावेश का केंद्र होगा। इसी के आधार पे हमने क्या किया, प्राविद्युत जो पदार्थ है उनको दो भागों में बांट रखा है। एक तो होता है ध्रुवीय प्राविद्युत और दूसरा होता है अध्रुवीय प्राविद्युत। ध्रुवीय प्राविद्युत और अध्रुवीय प्राविद्युत, तो दोनों को अपन अलग अलग समझते हैं। चलिए हेडिंग डालिए ध्रुवीय प्राविद्युत कि ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। अभी मैंने बताया कि कण जो थे आपके पास धन आयन और ऋण आयन थे। कुछ में तो क्या होता है, दोनों के द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पे होता है, लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जहाँ पे द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है, थोड़ा क्या होता है, दूर दूर होता है। तो अगर आपका ऐसा कोई कण है जिसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं है, संपाती नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय प्राविद्युत कहेंगे। तो परिभाषा लिख सकते हैं आप कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता, ध्रुवीय प्राविद्युत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय प्राविद्युत कहलाते हैं। यानी दोनों के केंद्रों में थोड़ा सा गैप होता है, ज़्यादा तो नहीं आता, थोड़ा सा गैप आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे HCl, H2O, ये सारे क्या होंगे, ध्रुवीय प्राविद्युत कहलाएंगे। अब देखिए HCl की बात करें या फिर आप कहते हैं H2O की बात करें, तो इनमें क्या होता है, एक पे धन आयन होता है और एक पे क्या होता है, ऋण आयन होता है। H पे तो क्या आएगा, धन आयन होगा और Cl पे क्या होगा, ऋण आयन होगा। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसकी बात करो और H की, तो इस पे तो क्या होगा, ऋण आयन होगा और इस H पे क्या होगा, धन आयन होगा। और ऐसे इधर बात करूँ तो यहाँ पे भी धन आयन और इसके भी वापस से क्या हो गया, ऋण आयन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक धन आयन आ जाए, एक ऋण आयन आ जाए, दो आवेश हो आपके पास, अपने पास दो आवेश हो, समान परिमाण के हों, एक तो धनावेश है और एक ऋणावेश यानी विपरीत प्रकृति का है, और बहुत कम दूरी पे रखे हों, तो इसको क्या कहते थे आप, याद करो, हम इसको क्या कहते थे, इसको हम कहते थे द्विध्रुव। क्या कहते थे, द्विध्रुव डाइपोल। तो कुल मिला के बात यही है कि इनका जो प्रत्येक अणु होता है वो क्या होता है, एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये अणु क्या करते हैं, एक द्विध्रुव जैसा व्यवहार करते हैं। इनमें क्या होता है, द्विध्रुव होता है, इनके बीच की क्या हो गए, गैप आ गए। इसकी बात करें H2O की, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का परिणामी रिजल्टेंट निकालेंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में निकलेगा, है ना। इन दोनों के क्या होगा, बीच में इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको मिलाएं अपन, ये मिला दिया तो दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ से क्या करेगा, ये डाइपोल बना लेगा। यानी दो डाइपोल बना सकता है और एक डाइपोल के लिए क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल दोनों के बीच से बना लेगा। तो दो तो ऊपर हो जाएंगे भाई, -2 तो क्या है, ऊपर आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, +2 आ गया। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, डाइपोल बन गया ना। नहीं समझे बात को, यहाँ पे अपने पास O है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, H है, और ये भी क्या है, H है। इसके पास तो कितना होता है, -2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास +1 और +1। वैसे तो ये भी क्या है, डाइपोल ही बना रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इनका क्या कर सकते हैं, बीच का जो बिंदु लेंगे वहाँ पे क्या होगा, परिणामी आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 आ जाएगा, और +2 आ जाएगा तो इससे भी क्या होगा, यहाँ से भी क्या बनता है, डाइपोल बनता है, द्विध्रुव बनता है। समझ गए होंगे बात को। तो कुल मिला के बात करें हम, ध्रुवीय प्राविद्युत क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के आवेश केंद्र के मध्य कुछ दूरी होती है, या आवेश केंद्र क्या नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्राविद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, HCl, H2O, ये सारे क्या हैं, ध्रुवीय प्राविद्युत हैं। और ये कैसा व्यवहार करते हैं, तो अंत में ये भी लिखेंगे, इनका प्रत्येक अणु एक विद्युत ध्रुव की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। क्यों करता है, दिखेगी आपको, एक ऋणावेश आ रहा है, एक धनावेश आ रहा है, बीच में क्या है, दूरी है। भाई अपन ने पढ़ा था ना, ये अपने पास प्लस क्यों होता है, ये अपने पास माइनस क्यों होता है, और इनके बीच की क्या दूरी लेते हैं अपन, D लेते हैं, 2A लेते हैं, 2L लेते हैं, इस तरह होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे चर्चा करते हैं इसकी कि अगर मैं इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो क्या होगा, किसको, इसको ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थों को, या माध्यम को, या माध्यम में हम क्या करें, बाह्य विद्युत क्षेत्र लाएं, एक विद्युत क्षेत्र E लेके आए, तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, उससे आपको क्या है, जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा, हमारे पास मान लो ये है, हमने यहाँ क्या देखा कि कुछ केंद्रों के मध्य में दूरियां थी, और केंद्रों के मध्य में जो दूरियां थी उसके वजह से क्या हुआ, द्विध्रुव बना, द्विध्रुव आघूर्ण होगा कुल मिला के वहाँ पे,
होगा ना, बीच में डिस्टेंस है तो वहाँ पे क्या है कि जब ये डाइपोल बन चुका है और वहाँ पे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, तो क्या होता है शुरू में हर पदार्थ क्या चाहता है कि अपने पर कम विद्युत क्षेत्र चाहता है। हर कोई पदार्थ की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, कम से कम हो, कम से कम हो। तो यहाँ पे जो अणु होते हैं बिल्कुल रैंडम पड़े होते हैं, है ना, बिखरे हुए होते हैं। ये जो अणु होते हैं ना अपने पास बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं। जैसे मान लें अपने पास ये सपोज कीजिए ये ले लिया अपन ने, है ना, ये अपन ने एक चित्र बना लें, अच्छा सा बना लेते हैं। ये ले लिया मैंने, यहाँ तो ले लिया मैंने प्लस का और यहाँ क्या ले लिया, माइनस का। कुछ इस तरह भी होगा, है ना, इस तरह भी बिखरा होगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। कुछ घूमता हुआ क्या होगा, ऐसा भी होता है, माइनस प्लस, ठीक है। यूँ भी हो सकता है ये, यानी अपनी मर्जी से ये किधर भी पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो मर्जी होगी इतनी भी मर्जी नहीं चलती है। ये क्या होते हैं, इस तरह हो व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने लग जाते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभाव को नष्ट करने लगते हैं। यानी क्या देख रहे हो आप, ये एक दूसरे को काटने लगते हैं। ये इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, इससे ये क्या कट जाता है। तो फाइनली रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो आता है। फाइनली क्या होता है, रिजल्टेंट जो आघूर्ण वगैरह जो निकल रहा है शुरू में तो क्या होता है, जीरो होता है। शुरू में आघूर्ण कितना आता है इसका, जीरो आता है। जब शुरू में इसका आघूर्ण जीरो क्यों आया, समझिए ना, आघूर्ण क्या था आपका, एक सदिश राशि थी, दिशाओं का फर्क पड़ रहा था, तो दिशाओं के कारण ये क्या हो गया, जीरो हो गया। कब, जब हमने इसको कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं दिया, यानी ई बराबर जीरो रखा। ई बराबर क्या किया, जीरो रखा। अब हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। जब आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे, यानी कोई भी एक विद्युत क्षेत्र दोगे, तो क्या होगा, वो विद्युत क्षेत्र ये ई दे दिया, है ना, ई की दिशा ये दे दी अपन ने, ठीक है। ई की दिशा ऐसी दे दी, ये मान लो यहाँ पे भी ई आ गया अपने पास, ये भी अपने पास ई आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र ई जाता है, तो धन आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है, और ऋण आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाता है। तो इस तरह क्या होता है, ये व्यवस्थित होने लग जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। संरेखित का मतलब एक रेखा में आने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये व्यवस्थित हो जाता है, और व्यवस्थित होने के बाद इसका क्या होता है, आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। इस तरह हो जाएगा, ये क्या होंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। प्लस वाला तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, और माइनस वाला क्या होता है, विपरीत दिशा में जाता है। तो ये क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है। शुरू में तो क्या था, जब आपके पास विद्युत क्षेत्र नहीं था, जब अपने पास विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो इसके आघूर्ण का मान भी कितना था, जीरो था ना। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, जब आपके पास विद्युत क्षेत्र नहीं है, सॉरी विद्युत क्षेत्र है, यानी ई का मान जीरो नहीं है, ई का मान जीरो नहीं है, तो पी का मान भी क्या है, जीरो नहीं आता। कोई ना कोई आघूर्ण उत्पन्न होता है। समझ गए बात को, कोई ना कोई क्या होता है, आघूर्ण होता है। क्लियर ये बात भाई, बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुवीय प्रावेदूत की। अपन किसकी बात कर रहे हैं, ध्रुवीय प्रावेदूत की बात कर रहे हैं। और वहाँ मैंने बताया कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या नहीं होता है, संपाती नहीं होता, एक ही बिंदु पर नहीं आते, उनको हम ध्रुवीय प्रावेदूत कहते हैं। जैसे HCl और H2O का हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, है ना। इनके प्रत्येक अणु का क्या होता है, एक विद्युत द्विध्रुव की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। और व्यवहार करता है तो अंदर भी क्या होता है, इनका खुद का प्रत्येक कण का क्या होता है, आघूर्ण होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, इसमें प्रत्येक कण का क्या होता है, आघूर्ण होता है। प्रत्येक कण का आघूर्ण तो होता है, लेकिन पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम यानी पूरा जो पदार्थ है, उसमें आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। उसमें आघूर्ण कितना होता है, जीरो होता है। तो उसमें आघूर्ण जीरो होता है। अब जैसे इस पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में लेके जाएं, या फिर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएं, हम क्या करें, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएं। तो जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो ये क्या होगा, पहले तो रैंडम थे, रैंडम होने के कारण कट गए थे। जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं या इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं, तो क्या होता है, ये संरेखित हो जाते हैं, एक लीनियर हो जाते हैं, एक लाइन में बन जाते हैं। प्लस वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, और माइनस वाला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाता है। इस अवस्था में क्या हो गया, पदार्थ का भी क्या होता है, आघूर्ण आता है। पदार्थ में भी क्या होता है, आघूर्ण आता है। और ऐसी व्यवस्था हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र लाएंगे तब क्या होगा, उसका आघूर्ण होगा, और विद्युत क्षेत्र नहीं लाएंगे तब आघूर्ण नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक कण का आघूर्ण होता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, प्रत्येक कण का तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी आघूर्ण होता है, लेकिन उस पदार्थ का आघूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, बैलेंस हो चुका होता है। समझ गए बात को, समझ गए तो लिख भी लीजिए इस चीज़ को कि
बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पराविद्युत अणु द्विध्रुवीय तापीय विक्षोभ के कारण अनियमित रूप से अव्यवस्थित रहते हैं। किसके कारण? ये कारण है तापीय विक्षोभ के कारण क्या होता है, हमेशा अनियमित रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, यानी मन में आए उधर रहते हैं वो। ठीक है, एक अणु का धन सिरा दूसरे अणु के ऋण सिरा की क्या होता है, बिल्कुल पास में आता है। भाई यूँ होता है, ये बिल्कुल पास पास होता है इस तरह, और ये और मान लो इस तरह भी आ जाते हैं। उससे क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी ध्रुवीय पराविद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, अब क्या करें, हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे तो क्या हो गया था, जब आपने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा था संरेखित हो गए थे ना। यही चीज़ लिखना है कि तब उसके प्रत्येक अणु है ना पर क्या होता है, बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है, जो उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद आ गई होगी आपको कि हमने क्या किया था, एक द्विध्रुव आघूर्ण की बात की थी, याद करो आप, हमने क्या किया था, द्विध्रुव आघूर्ण की बात की थी। ये अपने पास क्या था, माइनस का क्यू, और ये था अपने पास प्लस का क्यू, है ना। और जैसे ही हमने क्या किया, इस पर एक विद्युत क्षेत्र लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो क्या देखा था आपने, वहाँ पे आघूर्ण होता है, और आघूर्ण हो गया, जैसे इस पर बल लगता है तो पता ही था नहीं है, इधर इस पर बल लगता है ना, और इधर भी क्या होता है, बल लगता है, दोनों बल निरस्त हो जाते हैं, लेकिन इस पर क्या होता है, एक आघूर्ण कार्य करने लग जाता है ना। इसमें क्या होता है, एक बल आघूर्ण कार्य करने लग जाता है, और ये बल आघूर्ण क्या करता है, इसको बिल्कुल ही संरेखित यानी इसके दिशा में लाने का प्रयास करता है। ऐसे होता है, तो यहाँ पे भी बस ऐसा ही हुआ। जैसे हमने क्या किया, इस पे विद्युत क्षेत्र लगाया है ना, विद्युत क्षेत्र लगाया, तो इसमें क्या होगा, इसको संरेखित करने का प्रयास करने लग गया, और एक समय ऐसा आता है जब ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। तो समझ गए, तो ये लाइन में लिख देंगे कि तब उसके प्रत्येक अणु पर बल आघूर्ण आरोपित होता है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। क्लियर? ये चित्र बनाना चाहे तो चित्र ये वाला भी बना सकते हैं, और अभी अपन ने एक चित्र बनाया है उसको भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों चित्र सही है। ठीक है, दोनों चित्र क्या है आपके, सही है। यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, तो अणु क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, संरेखित होने लगेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, पराविद्युत ध्रुवण कहते हैं। कई बार पूछ लेता है कि पराविद्युत ध्रुवण क्या होता है, तो यही बात है, विद्युत क्षेत्र की लाएंगे हम, तीव्रता जितना बढ़ाएंगे उतनी जल्दी क्या होगा, संरेखित होने की वो प्रयास में करेगा, और एक समय ऐसा आता है कि वो संरेखित हो जाता है, और ये पराविद्युत ध्रुवण कहलाता है। समझ गए? क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है, तो इसकी कहते हैं कुछ सीमाएं हैं, उसको भी देख लें क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पे क्या, ध्रुवण की सीमा दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। वहाँ पे क्या होगा, आप जब ला रहे हैं किस पे निर्भर करेगा, एक तो आपकी जो ऊर्जा हो रही है, स्थिति ऊर्जा आ रही है, जो बाह्य आप ला रहे हैं ना द्विध्रुव की, वो करेगा। तो पहला ये होगा कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यह क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। जो अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, जो स्थिति ऊर्जा प्राप्त हुई, वो स्थिति ऊर्जा क्या करती है, इसको संग्रहित करने का प्रयास करती है, अपने पक्ष में काम करती हैं। लेकिन वहाँ पे जो तापीय ऊर्जा है वो क्या करेगी, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगी। वो क्या करेगी, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य करेगी, यह संरेखन को अव्यवस्थित करने का कार्य करती है। तो इन दोनों के बलिए अपन कार्य करते रहते हैं। द्विध्रुव का जो है, जो द्विध्रुव है, उसकी स्थिति ऊर्जा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो तो इसको संग्रहित करने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ जो तापीय ऊर्जा है वो क्या करती है, इसको अव्यवस्थित करना चाहती है। अव्यवस्थित करने से क्या फ़ायदा है, उस पर क्या हो, विद्युत क्षेत्र कम आए, और प्रत्येक पदार्थ ये चाहता है कि मेरे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, कम होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई तो दूसरे पे चलते हैं। अभी आपने ध्रुवीय पराविद्युत की बात की, अब अपन क्या करें, अध्रुवीय पराविद्युत की बात कर लेते हैं कि अध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है। थोड़ा सा उससे हल्का सा चेंजेज आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका कहते हैं प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का द्रव्यमान केंद्र, आवेश का केंद्र क्या होगा, संपाती होगा। जब दोनों का केंद्र संपाती होगा तो द्विध्रुव होगा क्या भाई, प्लस और माइनस दोनों एक जगह आ गए। अपने पास क्या हो गया, मानो कि ये प्लस क्यू है ना, और ये क्या है, माइनस क्यू है। अपने पास एक तो प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों को एक साथ कर दूं मैं। हम क्या करें, दोनों को एक साथ कर दें तो होगा कैसा,
तब क्या होगा बताइए, अपने पास ये प्लस क्यों ले लिया हमने, ठीक है, और माइनस क्यों। अभी तो इनके बीच में क्या है, थोड़ी सी दूरी दिख रही है आपको, इस दूरी को ख़त्म कर दें, इस दूरी को ख़त्म करके हम क्या करें, बिल्कुल इसके पास ले जाएं। बिल्कुल अगर इसके पास ले जाते हो, हम क्या करें, बिल्कुल इसके पास ले जाते हैं। अब दूरी कितनी बनी आपके पास, अब दूरी कितनी रही, तो अब दूरी कहोगे 0, दूरी क्या कहोगे 0। तो जब आपके पास दूरी 0 हो गई, तो अब बताइए पहले तो क्या था आपके पास, पहले तो आपके पास यहाँ पे अगर बीच की दूरी दी थी, अपने पास क्या थी, बीच की दूरी डी थी, तो आपके पास था आपके पास क्यू और डी करके आप क्या कर सकते थे, आघूर्ण का मान निकाल सकते थे। शुरू में आघूर्ण का मान हम निकाल सकते थे, लेकिन जैसे ही हम इसको इसके पास लेके जाते हैं, इसके पास लेके जाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, जब इसके पास लेके आते हो तो यहाँ पे आपके पास डी का मान कितना आ गया बताइए, यहाँ पे डी का मान 0 आ गया, तो पी का मान भी क्या होगा, Q इंटू डी से 0 ही आएगा, है ना, क्या होगा 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर वो संपाती हैं तो अणुओं का क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। समझ गए बात को। चलिए ये चीज़ लिख लेते हैं हम। लिखिए अध्रुवीय प्राविद्युत, तो यहाँ लिखेंगे हम वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है, संपाती होता है, अध्रुवीय प्राविद्युत कहलाते हैं। जिनका केंद्र संपाती नहीं होता वो ध्रुवीय प्राविद्युत कहलाते हैं, और जिनका संपाती होता है उनको हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय प्राविद्युत कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए क्या लेंगे एग्जाम्पल आपका H2O2 CO2 N2, ये सारे क्या हैं, अध्रुवीय प्राविद्युत हैं। ये सब के सब क्या हैं, अध्रुवीय प्राविद्युत हैं। H2 इनका जो द्रव्यमान केंद्र है, आवेश केंद्र है, संपाती होता है, इसलिए एक रेखा में दिखा रहा है, एक के ऊपर एक ऐसा ही O2 का होता है, और CO2 का भी ऐसा का ऐसा ही होता है, ठीक है। CO2 का भी क्या होता है, ये O आ जाएगा C का, और O का इस तरह, C आ जाएगा O का, और O का इस तरह होता है, एक ही बिंदु पे तीनों के होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब संपाती होता है तो उनके बीच की दूरी नहीं है, और बीच की दूरी नहीं है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं P जो होता है Q इंटू डी होता है, या फिर Q इंटू 2A लिखना चाहें तो 2A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सही में बात करें P की बात, तो सही में क्या है, आवेश और बीच की क्या होती है, दूरी, आवेश और क्या होती है, दूरी होती है। आवेश और दूरी अगर आपने 2A लिया है तो 2A लिखिए, D लिया है तो D लिखिए, कुछ भी लिखिए। बीच की दूरी कितनी है, 0 है, बीच की दूरी कितनी है, 0 है, तो बीच की दूरी 0 है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात किसकी की हमने, ये बात तब की जब हमने यहाँ पे कोई भी विद्युत क्षेत्र लेकर नहीं आए। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी विद्युत क्षेत्र लेकर नहीं आए। जब विद्युत क्षेत्र लेकर नहीं आए तो अणुओं का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, 0 है, और पूरे पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा, पूरे पदार्थ का भी क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करें, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र लेके आएंगे। देखिए जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लेके आओगे तो क्या होगा, मान लो अपने पास ये अपने पास प्लस का है, ठीक है, ये प्लस है, और इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट रहा है तो इस तरह काटेगा, इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने की वो मान लो पथ मान लो, है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्या करूँगा, एक विद्युत क्षेत्र लेके आऊँगा, विद्युत क्षेत्र या लेके आऊँगा E। अभी आपको बताया था ये जो E है प्लस वाला क्या होता है, प्लस वाला क्या होता है, E की दिशा में जाने का प्रयास करता है। प्लस वाला क्या होगा, E की दिशा में जाएगा, और माइनस वाला क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है माइनस वाला क्या होगा, E के विपरीत दिशा में जाएगा। माइनस वाला क्या होगा, E के विपरीत दिशा में जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें क्या होगा, प्लस तो उधर चला जाएगा, माइनस इधर आएगा। ये जो घूम रहा था ना, ये घूमता घूमता जिनका जो द्रव्यमान केंद्र यहाँ था, इसका भी था, इसका भी था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, दूर हट जाएगा, और ये चित्र लगभग यूँ बन जाएगा, थोड़ा सा दूर हटेगा। ये तो प्लस था आपके पास, और ये लगभग मान लो यूँ हट गया, यहाँ पे आ गया। तो अभी क्या हो गया, E यहाँ पे आ गया, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है ना, E का, यहाँ आ गया, E राउंड लगाएगा। तो प्लस का जो द्रव्यमान केंद्र है वो तो मान लो वहीं था पहले जहाँ था, ये मान लो दिख रहा होगा आप लोगों को, काले निशान से बना देता हूँ। तो प्लस वाले का तो यही था, इसके पास ही था, है ना, प्लस वाले का इसके पास था। अब जो E है उसका क्या होगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब द्रव्यमान केंद्र के जो है आवेश केंद्र या द्रव्यमान केंद्र, उसमें क्या आ गया, गैप आ गया, उसमें क्या आ गया, गैप आ गया, थोड़ी सी दूरी क्या हो गई, आ गई, विस्थापित हो गया। इसका जो घूमने का डायरेक्शन है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, गोल गोल ना घूम के इस तरह घूमने लग जाता है, ठीक है। ये प्लस का हो गया,
है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस का आ जाता है। अब जब प्लस और माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डी मिल गया ना आपको, बीच में गैप आ गया, थोड़ा सा गैप आते ही क्या हो गया, आघूर्ण आ जाएगा, थोड़ा सा गैप आते क्या होगा, आघूर्ण आ जाएगा। बस यही चीज़ अपने को लिखनी है। देखिए लिख दें कि जब अध्रुवीय पराविद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश क्या होगा, इसका केंद्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। ये तो दिखाने के लिए आपको इतना दिखाया है, इसको अपने ये मान के चलो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तब भी नहीं दिखेगा आपको, वास्तविकता में थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। अब थोड़ा सा विस्थापित हो गया तो क्या बन गया, डाइपोल बन गया, वो क्या हो गया, डाइपोल बन गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप आ गया, दूरी आ गई, और डाइपोल बनने से क्या हो गया, प्रत्येक अणु में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। प्रत्येक अणु में क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, पराविद्युत ध्रुवण कहेंगे। किसका, अध्रुवीय का। ये क्या हो गया, अध्रुवीय का। इससे पहले जो बताया था वो किसका था, ध्रुवीय का था। समझ गए बात को। चित्र बना के भी दिखा सकते हैं, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, चित्र बना के दिखा सकते हैं कि कैसा होता है। आप चित्र से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि अध्रुवीय वालों का कैसा होगा। हमने क्या किया, इससे पहले ध्रुवीय का बताया था, यहाँ पे देखिए ध्रुवीय का इस तरह हुआ था। अध्रुवीय में भी क्या होता है, संरेखित हो जाते हैं, वो भी पहले क्या होते हैं भाई। देखिए यहाँ पे अगर हम चित्र बनाना चाहें तो चलिए इसका एक चित्र बनाते हैं। शुरू में जो थे, जब हमने क्या किया, ई नहीं लगाया, जब हमने क्या किया, ई नहीं लगाया, तो शुरू के अंदर क्या था, ये मानिए थोड़ा सा समझने की कोशिश, ये प्लस माइनस एक जगह ही है, ये क्या है, प्लस माइनस एक जगह ही है। ये अलग अलग दिखा रहा हूँ आपको, केवल दोनों क्या है, एक ही बिंदु पे है। यानी क्या चीज़ है इनका, एक ही बिंदु पे, द्रव्यमान केंद्र, आवेश केंद्र एक ही बिंदु पे है शुरू में। इस वक्त ई का मान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, ई का मान क्या है, 0 है। आघूर्ण मैं बात करूं यहाँ पे कि आघूर्ण का मान क्या होगा, आघूर्ण का मान पूछें तो आघूर्ण पी का मान देखें तो आघूर्ण पी का मान भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे ई भी 0 आ रहा है और पी भी क्या हो रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। कुल मिला के ई और पी दोनों 0 हैं। अब अपन क्या करें, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं या फिर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लेकर आते हैं। जब लाओगे तो इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा, बल लगेगा, है ना, और ये क्या होंगे, यहाँ पे देखिए ई लगेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, ई लगा रहे हैं। ई लगाएंगे तो ई के दिशा में तो क्या होगा, प्लस वाला चला जाएगा और माइनस वाला ई के विपरीत दिशा में आएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये डिस्टर्ब होके क्या होगा, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह बन जाएगी। यहाँ पे देखिए ये भी क्या होंगे, इस तरह बन जाएंगे। और इस तरह बनने के कारण ही क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, आघूर्ण आ चुका है। अभी क्या है, सबका आघूर्ण 0 था, मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आघूर्ण आ चुका है, क्योंकि सब पे क्या है, आघूर्ण है, क्योंकि उनके मध्य क्या आ रही है, दूरी आ रही है, तो आघूर्ण आ चुका। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आघूर्ण का मान 0 नहीं है, जबकि ई का मान 0 नहीं लिया गया, यानी ई लिया गया। समझ रहे बात को, ई लिया गया। यहाँ पे हमने क्या किया, ई लिया है, समझ गए। और जब आपने ई नहीं लिया, जब हमने क्या किया, ई नहीं लिया, तो ऐसा बना था, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे दोनों चीज़ों में क्या देखा आपने, दोनों चीज़ों में क्या देखा, अध्रुवीय और ध्रुवीय में अगर रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, ध्रुवीय में और अध्रुवीय में, तो आप गौर कीजिए, पराविद्युत जो पदार्थ है, चाहे वो ध्रुवीय था या अध्रुवीय था, जब हमने इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं रखा था, यानी ई का मान क्या था, 0 था। जब आपके पास ई का मान 0 था, तब यहाँ देखिए पी का मान 0 आ रहा है अध्रुवीय के लिए। ध्रुवीय में भी देख लो, ध्रुवीय में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब अपन ने ई का मान 0 रखा था, जब हमने क्या किया था, ई का मान 0 लिया था, और हमने वहाँ पे ई का मान 0 लेने का मतलब है ई नहीं लगाना। इसका मतलब क्या है, ई नहीं लगाना। तो जब आपने ई का मान 0 लिया तो देखिए पी का मान कितना आया। जब हमने क्या किया, ई का मान 0 लिया तो पी का मान भी क्या हुआ, 0 आया। तो कुल मिला के ये है कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं रखा जाता है तो पराविद्युत माध्यम में क्या होता है, आघूर्ण नहीं होता है। दोनों में ही नहीं होता, चाहे वो ध्रुवीय हो या फिर अध्रुवीय हो, दोनों में क्या होता है, आघूर्ण नहीं होता है। और जब इनको विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाया जाता है तो यहाँ पे देखिए ये ध्रुवीय अणु था, यहाँ पे भी क्या हो गया, आघूर्ण आया आपके पास,
और अध्रुवीय जो अणु था आपका, उसमें भी जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लाए तो वहाँ पे भी क्या हो गया, आघूर्ण आ गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कॉमन भी बोल सकते हैं कि पराविद्युत पदार्थों पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यदि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, आघूर्ण नहीं होगा। समझिए बात को। अब इनको मापना या विद्युत क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आघूर्ण घटेगा, क्या होगा, इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। भाई जितना ज़्यादा अपन क्या कर रहे हैं, बीच में चर्चा की थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो वो जल्दी से क्या होता है, संरेखित हो जाता है। जैसे आप तीव्रता बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी संग्रहित हो जाता है ना। तो इसको नापा भी जाता है, मापा भी जाता है, इसका मापन भी करते हैं। मापन के लिए जरूर कोई ना कोई इकाई होगी, उसके भी गुणधर्म होंगे, उसके भी क्या होंगी, विमाएँ वगैरह होगी, ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन ये पढ़ेंगे हम आपके अगली कक्षा में। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।